हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने अपने पिछले वीडियो में अकाउंटिंग के प्रिंसिपल, उसके सिद्धांत के बारे में बात की थी और साथ ही साथ अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स को भी समझा था। तो आइए अब इस वीडियो में हम आगे पढ़ते हैं अकाउंटिंग के कन्वेंशंस के बारे में। कन्वेंशंस जो शब्द है इसका क्या मतलब होता है? कन्वेंशंस को आप एक ईजी टर्म में समझ सकते हैं जैसे गाइडलाइंस। वो गाइडलाइंस जो किसी कार्य को बार बार करने के बाद समझकर यह बनाया गया है जिससे आपको उस कार्य को करने में और आसानी हो जाए। ठीक, जैसे अगर एक एग्जांपल लेते हैं तो जैसे हमें गाड़ी किस प्रकार से चलाना है वो हमें सरकार मोटर व्हीकल एक्ट में बताती है। ठीक, पर हमें गाड़ी बहुत देर तक लगातार बहुत तेज स्पीड में नहीं चलानी है, ऐसा हमें एक्सपर्ट ड्राइवर्स बताते हैं। हमें बहुत तेज एक्सेलरेट नहीं करना है, नहीं तो गाड़ी एवरेज कम देगी। ये कहीं किसी नियम या कानून की किताब में नहीं लिखा है। ये वो लोग जो बहुत सालों से गाड़ी चला रहे हैं वो आपको अलग अलग राय, अलग अलग गाइडलाइंस देते हैं कि किस तरह से आपको चलना चाहिए, कैसे रोड पे किस तरह से चलना चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी गाड़ी चलाने का जो तरीका है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाता है और आपको चलाने में और ज़्यादा मदद मिलती है। वो छोटी छोटी गाइडलाइंस होती हैं जो आपके काम को और बेहतर करने में मदद करता है। ठीक, द गाइडलाइंस दैट अराइजेज फ्रॉम द प्रैक्टिकल अप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल को प्रैक्टिकली अप्लाई किया गया तो उससे कुछ गाइडलाइंस निकल के आई। ठीक, दे आर नॉट लीगली बाइंडिंग प्रैक्टिसेस। ये लीगली बाइंडिंग प्रैक्टिसेस नहीं होती है, मतलब सरकार आपको लीगल ऑब्लिगेशन में नहीं डाल सकता कि आपको ये फॉलो करना ही करना है। अगर आप करते हैं तो इससे आपकी ही मदद होती है। ठीक, रेदर दे आर जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन द कस्टम्स एंड आर डिजाइंड टू हेल्प। ये ज़्यादातर लोग एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि ये डिज़ाइन होता है आपकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो कन्वेंशंस का मतलब हम समझ गए। ठीक, कितने कन्वेंशंस होते हैं? 4 प्रकार के कन्वेंशंस होते हैं। आइए हम लोग एक एक करके डिटेल में जानते हैं। ठीक, तो पहला कन्वेंशन क्या होता है? कंसिस्टेंसी। ठीक, कंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है? किसी कार्य को बार बार एक पैटर्न में करते रहना। ठीक, किसी कार्य को बार बार एक सेम पैटर्न में करते रहना, उसको हम लोग कंसिस्टेंसी कहते हैं। अगर इसको एग्जांपल से समझे तो जैसे समझ लीजिए कि मान लीजिए आप प्रतिदिन मैथ्स लगाते हैं। ठीक, आप मैथ्स आपका सब्जेक्ट है, आप आज 2 चैप्टर या 2 यूनिट 2 एक्सरसाइज मैथ्स लगाएं, फिर कल आप 2 सवाल मैथ्स का लगाएं, फिर परसों आप 2 सवाल मैथ्स का लगाएं। तो ये क्या है? ये आपकी कंसिस्टेंसी है। ऐसे लगातार एक ही प्रक्रिया को करते रहने से आप उसमें एक्सपर्ट होते जाते हैं। ठीक, तो कंसिस्टेंसी का मतलब समझ गए। अब अकाउंटिंग में कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है? अकाउंटिंग में कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि आप हर साल अपने बिजनेस की अकाउंटिंग करवाते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करवाते हैं। तो आपका अकाउंटिंग कन्वेंशन ये कहता है कि एक साल जिस तरीके से आपने अपने अकाउंटिंग कराई है आपको वही सेम मेथड हर साल फॉलो करते रहना चाहिए, वही सेम प्रिंसिपल आपको फॉलो करते रहना चाहिए हर साल, ताकि आप कंपैटिबिलिटी को अचीव कर सकें। ठीक, emphasizes that the accounting principle or practices followed by an entity should be consistently applied it over by the years so to achieve compatibility। ठीक, किसी भी चीज़ की कंपैटिबिलिटी को अचीव करने के लिए आपने जो एक साल अकाउंटिंग प्रैक्टिस की है उसी को हर साल आपको अप्लाई करते रहना चाहिए, तभी आप कंपैटिबल हो पाते हैं। ठीक, जो आपने एक फाइनेंशियल पीरियड में, एक अकाउंटिंग ईयर में आपने अगर मान लीजिए कैश सिस्टम किया है तो हर साल आपको कैश सिस्टम ही करना चाहिए, आपको एक्यूरियल सिस्टम पे स्विच नहीं करना चाहिए। अगर आप एक्यूरियल सिस्टम फॉलो करते हैं तो हर साल आपको एक्यूरियल सिस्टम ही फॉलो करना चाहिए, आपको कैश सिस्टम पे नहीं स्विच करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया कंसिस्टेंसी का मतलब? इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि बहुत सारे मेथड होते हैं आपको इन्वेंट्री को इवेल्युएट करने के लिए। अगर इन्वेंट्री का क्या मतलब है? अगर आपकी गोदाम है तो आप एक तरह से मान सकते हैं कि आपका टोटल खजाना, नॉट एग्जैक्टली खजाना, वो तो ट्रेजरी हो जाएगा। इन्वेंट्री मतलब आपका टोटल भंडार। ठीक, भंडार एक तरह से कह सकते हैं। तो अगर आपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए फीफो का मतलब क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, की जो चीज़ पहले अंदर गई है वही पहले बाहर निकलेगी। ठीक, जो चीज़ पहले खरीदी गई है वही चीज़ पहले बेची जाएगी। हाँ, अगर आप एक साल में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिस्टम लगाते हैं या
लास्ट इन लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट सिस्टम लगाते हैं। मतलब जो सबसे लास्ट में चीज़ खरीदी गई है वो सबसे पहले बेची जाएगी, और जो सबसे पहले खरीदी गई थी वो सबसे लास्ट में बेची जाएगी। ठीक, अगर आप ये सिस्टम 1 साल फॉलो करते हैं तो आपको हर साल यही सेम सिस्टम फॉलो करते रहना चाहिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, तभी जाके आप जो है इस कंपैटिबिलिटी, अकाउंटिंग कंपैटिबिलिटी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंसी का मतलब समझ में आ गया, ये कैसे अकाउंटिंग कन्वेंशन है ये समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट है फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर डिस्क्लोज। ठीक, क्लोज करना मतलब बंद करना, डिस्क्लोज करना मतलब ओपन करना। ठीक, फुल डिस्क्लोजर का मतलब है कि पूरा तरह से ओपनली चीज़ों को बताना। ठीक, तो यहाँ पे कहा जाता है कि जब भी आप किसी के अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आप हर चीज़ को, हर फैक्ट को पूरी तरीके से फुल्ली डिस्क्लोज किया जाए, जिससे कि जो आपका क्रेडिटर है, आपका ओनर है, आपका लेंडर है, आपका इन्वेस्टर है या पब्लिक है, इन सारे स्टेक होल्डर को आपके बिजनेस का एक क्लियर पिक्चर मिल सके, और उस क्लियर पिक्चर के आधार पर वो अपने डिसीजंस ले सकें कि आपके कंपनी में उनको इन्वेस्ट करना है कि नहीं, या आगे जो भी डिसीजंस लेना चाहें वो उस पर ले सकें। ठीक है, फुल डिस्क्लोजर का मतलब समझ गया कि जो भी एक्सक्यूज मी, फुल डिस्क्लोजर का मतलब है कि जो भी जानकारियां हैं, आपको जो भी अकाउंटिंग में जो भी बातें हैं, जो भी जानकारियां हैं, आपको उसको पूरी तरीके से डिस्क्लोज करना चाहिए, मतलब खुल के बताना चाहिए, जिससे कि जो भी ओनर है कंपनी का, जो भी उसमें इन्वेस्टर्स हैं, जो भी उसमें क्रेडिटर्स हैं, वो सब लोग अपनी जो भी डिसीजंस हैं उसको उस जानकारी के आधार पर खुल के ले सकें। ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, द फिगर्स ऑफ द सन ड्राई डेबिटर्स शुड नेसेसरली बी अकम्पनीड बाय देयर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक, यहाँ पे 2 शब्द का इस्तेमाल हुआ है। एक शब्द है सन ड्राई डेबिटर। देखिए, डेबिटर का मतलब तो आप समझ गए कि वह व्यक्ति जो आपसे उधार ले। ठीक, वह व्यक्ति जिसको आपने उधार दिया हो। ठीक, तो सन ड्राई डेबिटर क्या होता है? ऐसे लोग, ठीक, ऐसे लोग जो कि आपसे मटेरियल लेके जाते हैं। ठीक, जैसे सपोज कि आपकी क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, आप कपड़ा टेक्सटाइल बनाते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपसे सामान लेके जाएंगे, कुछ कपड़े लेके जाएंगे और वो कहेंगे कि मैं कपड़ा लेके जा रहा हूँ, ये जब बिक जाएगा तो मैं आपको पैसे दे दूंगा। ठीक, तो वो आपसे एक्चुअल में कैश लेके नहीं गए, पर वो आपसे कुछ एसेट तो आपकी लेके गए ही। ठीक, जब वो एसेट बिकेगा वो प्रॉफिट कमा के अपने पास रख लेंगे और आपका जो मटेरियल का पैसा है वो आपको दे देंगे। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? सन ड्राई डेबिटर्स। ठीक, तो यहां पे कहा जा रहा है कि जब आप अकाउंटिंग करते हैं और जो भी जितने भी आपके सन ड्राई डेबिटर्स हैं, अगर वो लोग बैड या डाउटफुल डेब्ट में हैं तो इसको आपको खोल के बताना चाहिए। बैड या डाउटफुल डेब्ट क्या होता है? मतलब आपने उनको उधार दे दिया, आपने उनको कपड़ा दे दिया, अब आपको पता है कि उस सन ड्राई डेबिटर जो है आपका, उसको नुकसान हो रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने उसको 50 लाख का सामान दिया हुआ है तो इसके चांसेस बहुत हाई हैं, क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा नुकसान में है, तो वो आपके मटेरियल का पैसा नहीं दे पाएगा। ठीक, ये बात क्लियर है। पर जब आपकी बैलेंस शीट बनेगी तो लीगली वहां पे तो ये दिखा है कि आपने लोन में उसको 50 लाख रुपए दिया हुआ है। कंपनी को तो जो आपका बैलेंस शीट देखेगा उसको तो ये बात दिखेगी ना कि हाँ ठीक है 50 लाख लोन पे दिया है, 50 लाख आएगा, टोटली कंपनी प्रॉफिट में रहेगी। पर जो अकाउंटिंग कन्वेंशन ये कहता है कि आपको ये बात भी शुरू से डिस्क्लोज कर देनी चाहिए कि वो जो सन ड्राई डेबिटर मुझसे पैसे लेके गया है वो बैड या डाउटफुल डेब्ट में है और ये पैसा वापस आने के चांसेस कम है, जिसकी वजह से कस्टमर्स को, ओनर्स को ये सारी चीज़ें पता रहें कि हो सकता है कंपनी में नुकसान होने वाला हो, और ये सोच के ही वो आगे का डिसीजन ले। ठीक है, फुल डिस्क्लोजर समझ में आ गया। नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या है? किसी चीज़ को कंजर्व करके चलना, उसको बचा करके चलना। तो ये क्या होता है? ये बहुत ही कॉशियस अप्रोच होता है। कॉशियस का क्या मतलब है? बहुत ही बच के चलने वाला, सावधानी पूर्वक चलने वाला, एक बहुत ही कॉशियस अप्रोच होता है आपको अकाउंटिंग का। ठीक, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन द एंटिसिपेटेड प्रॉफिट need to be ignored but the anticipated loss need to be provided in the books of account.
ठीक, कि जो आपको प्रॉफिट होने वाला है, जिसको आपको अंदाजा है कि ये मुझे प्रॉफिट हो सकता है, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, पर जो लॉस आपको होने वाला है उसको आप जरूर से बुक में अपने प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये क्या करता है, ये बच के, ये ऐसा अप्रोच है जो एक तरह से कह सकते हैं कि नेगेटिव ज्यादा सोच के चलता है। ये हर परत पे आपको प्रिपेयर्ड रखता है लॉस के लिए। ठीक, कि आप हमेशा देखिए अच्छा तो होगा ही, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। ठीक, इस जो कन्वेंशन है इसका यही मानना है कि अच्छा तो होगा ही, जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। ठीक, यही इसका कहना है। ठीक, अब इसको ऐसे बचाव के लिए ये क्या क्या पॉइंट्स देता है, क्या क्या कन्वेंशंस देता है, हम ये समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोवाइडिंग फॉर द बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक, BDD मतलब बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, डेब्ट्स मतलब कर्ज। ठीक, इन द एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन मतलब पहले से भांप लेना, ऑफ द डेबिटर्स इनएबिलिटी टू पे देयर डेब्ट्स। ऐसे जो भी आपके मतलब देखिए, आप हमेशा ये सब सोच के चलिए, ये जो 11 पॉइंट है ना, ये 11 पॉइंट में सारी बातें नेगेटिव हैं। ठीक, पर हमारा जो ये कंजर्वेटिज्म का कन्वेंशन है, ये यही कहता है कि अच्छा तो होगा ही, आप नेगेटिव सोच के चलिए। तो पहली सोच इसकी क्या कहती है कि आप बैड और डाउटफुल डेब्ट्स देंगे। ठीक, आप बैड और डाउटफुल डेब्ट्स देंगे। आप देते वक्त तो आपको नहीं पता होगा कि वो बंदा दिवालिया हो जाएगा, वो पर्सन आपको पे नहीं कर पाएगा, तो इसलिए आप डेब्ट दीजिए। कुछ ना कुछ डेब्ट आपके बैड और डाउटफुल होंगे ही। ठीक, सेकेंड, प्रोवाइडिंग डिस्काउंट ऑन डेबिटर्स। जो भी आपसे कर्ज लेके जा रहा है, जो आपका डेबिटर है, उसको आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट देना ही पड़ेगा। ठीक, तीसरी चीज, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इन हैंड एट द मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर। जो आपका स्टॉक आपके दुकान में भरा हुआ है, जो सामान आपके दुकान में है, वो जितने में आपने खरीदा है या जो उसकी अभी करंट मार्केट रेट है, दोनों में से जो कम रहेगा। ठीक, अगर आपने मान ली कोई सामान 10 रुपए का खरीदा, आज वो 15 रुपए का है, तो उसका वैल्यूएशन मतलब उसकी वैल्यू 10 रुपए के हिसाब से लगाई जाएगी। और अगर 10 रुपए का खरीदा था, आज उसकी वैल्यू 5 रुपए है मार्केट के प्राइस से, तो क्योंकि मार्केट का प्राइस लोअर है तो उसकी वैल्यू 5 रुपए के हिसाब से लगाई जाएगी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, क्रिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिस्क। फ्लक्चुएशन का क्या मतलब होता है, ऊपर नीचे, मार्केट के जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं। ठीक, जो अनिस्थिरता होती है मार्केट की, फ्लक्चुएशन। ठीक, तो ये क्या कहता है कि हमें हमेशा जो फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसको बना के चलते हैं कि अगर मार्केट ऊपर नीचे भी हो जाए तो हमें एक रिजर्व मतलब एक कुछ ऐसा पैसा अलग रखना है जो इस ऊपर नीचे से डील कर सके। ठीक, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ स्मॉल अमाउंट लाइक क्रॉकरी परचेज आर चार्ज्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है, खर्च। ठीक, एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है, खर्च। खर्च दो प्रकार का होता है, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो जैसे आपने ज़मीन खरीद ली, घर खरीद लिया, ऑफिस खरीद लिया। ठीक, ये क्या है, ये आपने एक बार खरीद लिया, अब आपको दोबारा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने ज़मीन खरीद ली, उसके ऊपर अपना ऑफिस बना लिया, एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट, बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, वन टाइम होता है और वो हमेशा एक बार हो जाता है, फिर कभी दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे टेबल, चेयर, कप, प्लेट। ये आपको पता है कि चेयर खरीदा है, ये टूट जाएगी, हमें फिर से खरीदना पड़ेगा। कप खरीदा है, ये टूट जाएगा, हमें फिर से खरीदना पड़ेगा। ये लाइट्स लगाई हैं, टूट जाएंगी, फ्यूज़ हो जाएंगे, हमें फिर से खरीदना पड़ेगा। तो ये क्या होती है, रेकरिंग होती है, बार बार करनी पड़ती है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, समझ में आया। तो इसमें कहा जाता है जो छोटे अमाउंट के एक्सपेंडिचर हैं, जैसे क्रॉकरी और ये सब चीज़ें, इसको आप लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रखिए और ये मान के चलिए कि इसको हमें बार बार खरीदना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार अगर कप प्लेट खरीद दिया है ऑफिस के लिए तो ज़िंदगी भर चलेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, थर्ड चीज़, इनटेंजिबल एसेट्स। देखिए एसेट जैसे इनटेंजिबल, जैसे मैंने बताया कि जब हम भी कोई भी चीज़ कमाते हैं तो एक तो होता है मॉनेटरी, जो पैसे के रूप में हमें मिलता है, एक होता है नॉन मॉनेटरी, जैसे गुडविल, कि लोगों की अच्छाइयाँ मिलती हैं आपको, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, ये सब चीज़ें जो आपको मिलती हैं। ठीक, तो हमारा कंजर्वेटिज्म का कन्वेंशन क्या कहता है कि जो भी आपकी इनटेंजिबल एसेट्स हैं उसको जल्दी से जल्दी अमोर्टाइजेशन कर लीजिए, अमोर्टाइज कर लीजिए। अमोर्टाइज मतलब ऋण मुक्त कर दीजिए। अगर आप पे किसी ने एहसान किया हुआ है तो उसको जल्दी से करके
उतार दीजिए। अगर आपका कॉपीराइट है तो जल्दी से क्लेम करके हट जाइए, ठीक। उस चीज़ को जल्दी से जल्दी हमें उतार देना चाहिए। हो सकता है बाद में जाकर अगर आप पे किसी ने एहसान किया तो आप जल्दी से उससे ऋण मुक्त हो जाइए। अगर आपने किया है किसी से तो उससे फेवर लेके ख़त्म कर दीजिए, ठीक। 7th पॉइंट क्या है कि प्रेफरेंस इज गिवन टू एप्लीकेशन ऑफ रिटन डाउन वैल्यूज मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है? डेप्रिसिएशन का मतलब है नीचे गिरना, ठीक। डेप्रिसिएशन का मतलब है नीचे गिरना, किसी भी चीज़ की डी वैल्यू करना। बहुत सिंपल सी चीज़ है। एक मान लीजिए एक मोबाइल है, आपने 10,000 रुपये में ख़रीदा है, आप जब उसको बेचने जाएंगे तो 5,000 में बिकेगा या 4,000 में या 2,000 में, डिपेंड करता है आपकी मोबाइल की कंडीशन पे। तो क्या हुआ, इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, मतलब ये नीचे चली गई। तो इसी तरह से जो भी चीज़ें आप खरीदते हैं अपने बिजनेस के लिए वो सब कुछ डेप्रिशिएट होती है। तो ये डेप्रिशिएट कितनी हुई, इसका दो तरीका होता है। एक होता है रिटन डाउन वैल्यू और दूसरा होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। अब ये रिटन डाउन वैल्यू और स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है, हम अभी आगे पढ़ेंगे, 2nd 3rd चैप्टर में ये सब आएगा तो मैं और इसको डिटेल में बताऊंगा, ठीक। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो भी अगर आप वैल्यूएशन कर रहे हैं तो जो डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका है उसको हमेशा रिटन डाउन वैल्यू में लेना चाहिए, ना कि स्ट्रेट लाइन मेथड में, ठीक। ये स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यूज क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। ये दोनों ही बहुत बड़े वास्ट टॉपिक्स हैं, कैसे निकाला जाता है, इनका फॉर्मूला है, ये हम आगे देखेंगे। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को सरेंडर वैल्यू पे देखा जाता है अपनी बैलेंस शीट में, कि जो भी अगर आपने पॉलिसीज़ ली हुई हैं अपने उसके लिए, अपनी कंपनी के लिए, तो उसको ये नहीं देखा जाता है कि हमें मैक्सिमम क्या मिलेगा, ये देखा जाता है कि अगर हम इसको सरेंडर कर देंगे तो हमें मिनिमम अमाउंट क्या मिलेगा, उसी को हमें कैलकुलेट करके चलते हैं। डिस्काउंट फ्रॉम द क्रेडिटर्स आर नेवर टेकन इनटू कंसिडरेशन। हम जिससे सामान खरीद रहे हैं वो भी, जैसे अभी हमने बताया कि डेबिटर्स को हमें डिस्काउंट देना है, वो तो हम कंसिडर करते हैं अपनी बैलेंस शीट में, पर हम जिससे सामान खरीद के ला रहे हैं, हम जिससे रॉ मटेरियल खरीद के ला रहे हैं, जो हमारा क्रेडिटर है वो हमें क्या डिस्काउंट देता है, उसको हम लोग कभी भी कंसिडर नहीं करते, उसको हम लोग कभी नहीं काउंट करते हैं, ठीक। प्रोवाइडिंग फॉर द लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर when they are issued at par but redeemable at premium, ठीक। डिबेंचर का क्या मतलब होता है? डिबेंचर एक ऐसा लोन होता है जो ज़्यादातर सरकार द्वारा दिया जाता है, जिसके देखिए आपको पता है कि जब आप किसी से पैसा लेते हैं, लोन लेते हैं, तो उसके बदले आप उसको कुछ सिक्योरिटी के रूप में देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मॉर्गेज देते हैं। हाँ, उसको हम लोग मॉर्गेज के रूप में, जैसे आप पुरानी पिक्चरों में देखिए कि लोग अपने माँ के कंगन लेके जाते थे लाला के पास कि ये कंगन रख लो और मुझे इसी के कंगन के वैल्यू के मतलब सेम आप हमें उतना पैसा लोन पे दे दीजिए, ठीक। अगर मैं लोन नहीं चुका पाऊंगा तो आप इस कंगन को बेच देना, ठीक। तो डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर एक ऐसा लोन होता है जिसके जो बिना किसी कोलैटरल के, बिना किसी सिक्योरिटी के आपको दे दिया जाता है। ये सरकार द्वारा देने वाला लोन है, बिजनेस में, कृषि के उसमें कार्यों में ये सब दिया जाता है, ठीक। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर डिबेंचर मतलब अगर इसमें आपको लॉस हो जाता है, तो अगर लॉस होता है तो उसको आप डिबेंचर के रूप में कंसिडर करते हैं, बट जब वो इशू होता है तो वो प्रीमियम के रूप में इशू किया जाता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मटीरियलिटी। मटीरियलिटी जो ये शब्द है, ये मटीरियलिटी शब्द बन के मिलता है मटीरियल से, मटीरियल या मैटर से। मटीरियलिटी का एक अगर हम बेसिक मतलब समझें तो अहमियत, इम्पॉर्टेंस, कि ये चीज़ आपके लिए कितनी अहमियत रखती है। जितनी ज़्यादा चीज़ की अहमियत है आपके लिए, उसकी मटीरियलिटी उतना ज़्यादा है, ठीक। अगर ये क्या होता है, ये एक रिलेटिव इंपॉर्टेंस की बात करता है। रिलेटिव इंपॉर्टेंस मतलब ये चीज़ आपके लिए कितनी वैल्यू करती है, ठीक। बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए, ठीक, आप एक ट्रैवल एजेंट हैं, हाँ, और आपके पास 100 गाड़ियां हैं, तो आपके लिए एक गाड़ी उतना मैटर नहीं करेगी क्योंकि आपके पास बहुत सारी गाड़ियां हैं। बट वही आप एक ट्रैवल एजेंट है और आपके पास सिर्फ 2 गाड़ियां हैं, तो वो दोनों गाड़ियां आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी एक गाड़ी भी खराब हो जाती है तो आपका 50% बिजनेस ठप हो जाता है, ठीक। तो एक गाड़ी जिसकी वैल्यू सेम है, एक जिसके पास 100 गाड़ियां है उसके लिए भी वो गाड़ी 20 लाख की है, जिसके पास 2 गाड़ियां है उसके लिए भी वो गाड़ी
20 लाख की है, उसकी अपनी गाड़ी की वैल्यू सेम है, बट उसकी इंपॉर्टेंस दोनों व्यक्तियों के लिए बहुत अलग अलग है। उसके लिए वो उसका 50% बिजनेस है और इनके लिए वो उसका सिर्फ 2% बिजनेस है। ठीक, जिसके पास 100 गाड़ियां हैं उसके लिए 2 गाड़ियां सिर्फ उसका 2% बिजनेस है। तो क्या है, सेम वैल्यू की चीजें अलग अलग मटेरियलिटी की हो जाती हैं। एक इंसान के लिए वो अलग इंपॉर्टेंस होल्ड करती हैं और दूसरे इंसान के लिए वो एक अलग इंपॉर्टेंस होल्ड करती हैं। तो इसीलिए मटेरियल रिफर्स टू अ रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइटम और इवेंट। ठीक है, समझ में आ गया कि मटेरियलिटी क्या होती है। और दूसरी चीज ये भी कि उस चीज की आपका जो क्लाइंट या आपका इन्वेस्टर या आपका स्टेक होल्डर है या पब्लिक है या लेंडर है या क्रेडिटर है, उस चीज के आधार पर उसका जो डिसीजन रहेगा आपके लिए वो कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है। वो आपके क्रेडिटर्स को, डेबिटर्स को, आपके क्लाइंट्स को, आपके पब्लिक को वो चीज़, वो मटेरियल कितना ज़्यादा उनका डिसीजंस आपके बिजनेस के प्रति इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। वो जितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकती हैं उतना ज़्यादा उनकी मटेरियलिटी होती है। ठीक है, समझ में आया। ठीक, तो इसी चीज़ को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए जैसे सिमिलरली द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन डिसाइडिंग द मटेरियलिटी। ठीक है, समझ में आया यहां तक। तो यही काम होता है मटेरियलिटी का और यही कन्वेंशन है मटेरियलिटी का। यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि मान लीजिए कोई एक मशीन है, एग्जांपल में भी कि कोई एक मशीन है, मान लीजिए वो 71,000 रुपये की मशीन है, वो सेम मशीन एक छोटे बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करेगी तो उसकी मटेरियलिटी बहुत ज़्यादा होगी। और वही अगर कोई करोड़ों की कंपनी है जहाँ पे कोई 70,000 रुपये की मशीन लगी हुई है, वैल्यू दोनों मशीनों की सेम है, पर करोड़ों की जो इंडस्ट्री होगी उसमें 70,000 की मशीन की इंपॉर्टेंस बहुत कम होगी। ऑन द अदर हैंड अगर कोई छोटी सी कॉटेज इंडस्ट्री है जहाँ पे सिर्फ मान लीजिए 2 लाख 3 लाख का सामान है, वहाँ पे वो 70,000 रुपये की मशीन की मटेरियलिटी, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होल्ड करेगी। यही होता है मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक, चलिए आगे आते हैं। डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग के कन्वेंशंस के बीच में फ़र्क क्या क्या है। ठीक, पहला पॉइंट क्या है कि जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होता है ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे बेस होता है। ठीक, अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का बेस होता है। ये कुछ जर्नल अजम्पशंस के ऊपर बनाया जाता है, कुछ चीज़ों को अज्यूम कर लिया जाता है और उस अजम्पशंस के बेस पे बनाया जाता है और इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनता है। ठीक, और जहां और यही सेम चीज़ कन्वेंशंस क्या होता है, ये जर्नल एग्रीमेंट्स के बेस पे बनाया जाता है। ठीक, कॉन्सेप्ट्स जर्नल अजम्पशंस पे बनाया जाता है और कन्वेंशंस जर्नल एग्रीमेंट के बेस पे बनाया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या कहता है कि जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है ये अकाउंटिंग कन्वेंशन से हेड होते हैं। ठीक, अकाउंटिंग के जो कन्वेंशंस हैं वो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स को हेड करता है और अकाउंटिंग के जो कन्वेंशंस हैं वो अकाउंट और अदर वे राउंड ऐसा ट्रू नहीं है। ठीक, अकाउंटिंग कन्वेंशंस अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को हेड करता है और अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग के कन्वेंशंस को हेड नहीं करते हैं। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि जो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो जो होते हैं वो उसमें पर्सनल ओपिनियन का कोई रोल नहीं होता है। जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपका लीगली बाइंडेड होता है, इसमें आपका पर्सनली आप क्या सोचते हैं वो मैटर नहीं करता। जो बुक कह रही है, जो कॉन्सेप्ट कह रहा है, जो लीगैलिटी कह रही है, आपको वही फॉलो करना रहता है। आप इसमें पर्सनल ओपिनियन का कोई रोल नहीं होता है। और कन्वेंशंस में क्या होता है, पर्सनल ओपिनियन ही सबसे इंपॉर्टेंट ओपिनियन माना जाता है। ठीक, समझ में आया। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में पर्सनल ओपिनियन का कोई रोल नहीं होता है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस में पर्सनल ओपिनियन ही सबसे इंपॉर्टेंट ओपिनियन माना जाता है। ठीक, फोर्थ पॉइंट है, इनमें क्या होती है, इंटरनल इनकंसिस्टेंसी नहीं होती है, कंसिस्टेंसी होती है पूरी तरह से। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार सेम पैटर्न आना। ठीक, तो इसमें क्या होता है, हर चीज़ बार बार 10 बार लगातार एक ही तरीके से चलती हुई दिखेगी, कोई इनकंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिलेगी। ऑन द अदर हैंड इसमें कन्वेंशंस में इंटरनल इनकंसिस्टेंसी मतलब
कंसिस्टेंसी आपको पिछले में बताया था मैंने कि बार बार लगातार। इनकंसिस्टेंसी मतलब उसी का ऑपोजिट, कि कोई चीज़ फैली हुई हो, ठीक। तो इसमें इनकंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिलती है, इसमें इनकंसिस्टेंसी देखने को मिलती है, ठीक। आगे का नेक्स्ट पॉइंट, इसमें यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है और इसमें यूनिफॉर्मिटी देखने को नहीं मिलती। यूनिफॉर्मिटी मतलब एकता, एक जैसी चीज़ें, एकता देखने को मिलती है कि चाहे कॉन्सेप्ट एक कंडीशन पे लगा हो या 100 जगहों पे लगा हो, हर जगह पे वो एक ही तरीके से अप्लाई होती है। पर कन्वेंशंस में आपको यूनिफॉर्मिटी देखने को नहीं मिलती है। अलग अलग कंडीशन के लिए कन्वेंशंस अपने आप को चेंज करते रहते हैं, ठीक। लास्ट पॉइंट, ये लॉ के बेसिस पे बना होता है, ठीक, फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ, और ये कॉमन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के आधार पर बना होता है। ये आपकी सहूलियत के लिए जो कॉमन प्रैक्टिसेस होती हैं उस प्रैक्टिसेस के आधार पर बना होता है, ठीक है। तो हमने अभी देख लिया। अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, जिसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा यूनिट खत्म हो जाएगा, सिर्फ लास्ट टॉपिक आपका बचा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देख के फिर इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जो MGKVP में पिछले 5 सालों में लगातार आने वाले सवाल हैं, कितने मार्क्स में आए हैं, किस तरह से पूछे गए हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये पूरा यूनिट खत्म हो जाएगा। तो चलिए जुड़े रहिए हमसे आगे के लिए। थैंक यू वेरी मच।